भारत का कैदी कैंप नंबर 45 फतेहगढ़। पाक फौज के 5 अफसरों के फरार की दास्तान। सैकड़ों फुट लंबी सुरंग खोदकर पूरे भारत से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचने की सच्ची कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। 29 सितंबर 1972 की सुबह 9 बजे की कुछ देर बाद गाड़ी लखनऊ के करीब पहुंची। सिग्नल नीचे न होने की वजह से मज़ाफाती स्टेशन चहारबाग से बाहर रुक गई। हम वहीं उतर गए। थोड़ी दूर पैदल चले और फिर एक रिक्शे में सवार हुए। उसे एड्रेस बताया तो रिक्शे वाले ने कुल 10 मिनट में पहुंचा दिया। जिन साहब का नाम खत था उनका घर तलाश करने में कोई दिक्कत पेश न आई। वो घर मिल गए। खत दिया तो उन्होंने पढ़कर यकीन दिलाया कि वो पूरी मदद करेंगे। उन्होंने एक साहब के नाम खत लिखा, हमें एड्रेस दिया। ये साहब नेपाल की सरहद के साथ एक शहर में रहते थे। हमारे मेजबान ने हमें तसल्ली दी कि ये साहब हमें सरहद पार करवा कर नेपाल में दाखिल करवा देंगे। हम वक्त ज़ाया किए बगैर रवाना होना चाहते थे, लेकिन वो इसरार कर रहे थे कि हम दोपहर का खाना खा कर जाएं। हमने उन्हें बताया कि ये इमरजेंसी है, ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं। वो समझ गए और हम उनका शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं सब हजरात को खिराज तहसीन पेश करूं। वो दरअसल हम 3 अफराद की नहीं पूरे पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। कोई 6 घंटों के सफर के बाद हम उसी सरहदी शहर में पहुंच गए। यहाँ भी हमें उस एड्रेस पर पहुंचने में देर नहीं लगी जो हमें दिया गया था। जब हमने उनके दरवाजे पर दस्तक दी उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। 10-11 साल की उम्र का एक बच्चा बाहर आया। उसने हमसे पूछा कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हमने उसे बताया कि अब्बा हुजूर से कहो कि बम्बई से मेहमान आए हैं। बच्चा अंदर गया और एक बुजुर्ग दरवाजे पर आए। तीनों अजनबियों को अपने दरवाजे पर खड़े देखा तो बोले, फरमाइए। हमने कहा अगर अंदर आने की इजाजत दें तो तफसीली बात हो। उन्होंने कहा आइए बिस्मिल्लाह, और हमें अंदर चलने को कहा। हम उनके ड्राइंग रूम में बैठे और अपनी फर्जी कहानी सुना डाली। बड़े मियाँ ने हमारी कहानी बड़े गौर से सुनी और कहा मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। वो खत भी पढ़ चुके थे जो हमने उन्हें दिया था। इतने में उनका बड़ा बेटा आ गया। तारुफ हुआ, बाप बेटा अंदर चले गए। हम कुछ खदशा महसूस करने लगे। ये मैंने खास तौर पर देखा था कि बड़े मियाँ जरूरत से ज्यादा ही हमें ऊपर तले देख रहे थे। उनका बावकार चेहरा और आंखें बता रही थीं कि वो मामूली सी नजरों वाले इंसान नहीं। दुनिया को गौर से देखा और इंसानों को पढ़ा है। वो अपने बेटे के साथ अंदर गए तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा। दाल में कुछ काला था। कुछ देर बाद बड़ा बेटा हमारे पास आया और हमें अंदर चलने को कहा। उसके अंदाज से हम कुछ न समझ सके। ये फैसला करना भी मुश्किल था कि अंदर जाएं या बाहर निकल जाएं। हम उसके साथ अंदर चले गए। उस कमरे में सोफा सेट पड़ा था और चाय कुछ लवाजमात के साथ रखी थी। नमकीन अशिया के साथ मीठी अशिया भी थी। और वहाँ अब बड़े मियाँ के एक बेटे की बजाय 4 बेटे थे। सब अच्छी तरह मिले और हमारे साथ चाय पर बैठ गए। मगर बड़े मियाँ हमसे 10 गज दूर एक सोफे पर बैठे रहे। मैंने उन्हें 2-4 बार देखा तो मेरे दिल में जो शक था वो पुख्ता होने लगा। वो साहब किसी गहरी सोच में खोए हुए थे। हम चाय पी रहे थे कि हमें बड़े मियाँ की आवाज सुनाई दी। वो अंग्रेजी जबान में कह रहे थे कि हजरात, मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप उन जंगी कैदियों में से हैं जो हाल ही में किसी कैदी कैंप से फरार हुए हैं। मेरे मुंह में चाय का जो घूंट था वो बर्फ का टुकड़ा बन गया। नादिर और तारीख की कैफियत भी यही होगी। हम एक दूसरे की तरफ देखने से घबराने लगे। कमरे में ऐसा सुकूत तारी हो गया कि मुझे अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। हमारी इतनी मेहनत और जानलेवा तगोदौ एक मुसलमान के घर आकर तबाह हो गई थी। मालूम नहीं आप कभी ऐसी कैफियत से गुजरे हैं या नहीं, जब कोई गैर मुतवक्के वाक़या या खबर ज़हन को एक खला में तब्दील कर देती है। आप कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रहते। मैं बता नहीं सकता कि ये सुकूत कितना लंबा था। हो सकता है निस्फ या पौन मिनट का हो, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे ये कायनात अबद से खामोश हो। बड़े मियाँ ने इस सुकूत को इन अल्फाज में तोड़ा, इसके बावजूद मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं आपकी मदद करूंगा। कायनात एक बार फिर हरकत में आ गई। मैंने कदरे घबराई हुई आवाज में कहा, नहीं, हम उन जंगी कैदियों में से नहीं हैं जो किसी कैंप से फरार हुए हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हजरात, मैं आपको झुठलाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा जाती अंदाजा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हमने उस बुजुर्ग को झुठलाने की कोशिश तो की, लेकिन दिल में हम उसकी इंसान शनासी और बारीक बीनी की दाद दिए बगैर न रह सके। उसके बाद जो गुफ्तगू हुई उसमें बड़े मियाँ ने हमारे तमाम वहम और खदशे खत्म कर दिए। वो पाकिस्तान के शहदाइयों में से थे। उनकी गुफ्तगू तहरीक पाकिस्तान से शुरू हुई और सुकूत ढाका पर आकर खत्म हुई। रात गए तक पाकिस्तान ही मौजूए सुखन रहा। उसके बाद एक तख्त पर बैठकर इकट्ठे खाना खाया। हमारे बुजुर्ग मेजबान ने अनवाउ इकसाम के खाने हमारे लिए तैयार कराए थे। हम तीनों ऐसी मुरगन ग़िज़ाओं के आदी नहीं रहे थे। थोड़ा सा खा के ही पेट भर गया। मगर बड़े मियाँ की जिद के और खाओ और हमें जबरदस्ती खिलाए जा रहे थे। सोने के लिए जो बिस्तर बिछाए गए थे वो नर्म और गर्म थे। बड़ी ही गहरी नींद आई और बेखबरी से सो गए। ऐसी बेफिक्री की नींद सोने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे इस बुजुर्ग मेजबान ने रात खाने के बाद ऐसे मुतअद्दिद हजरात के नाम खत लिख कर हमें दिए थे
जो हिंदुस्तान से निकालने में मदद दे सकते थे। वो 30 सितंबर 1972 की सुबह थी। 5 बजे उस बुजुर्ग हस्ती के सबसे छोटे बेटे ने हमें जगाया। मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया और फौरन बाद उनसे बड़े ही जज्बाती अंदाज से हम रुखसत हुए। उनका छोटा बेटा कुछ दूर तक हमारे साथ आया। 11 बजे के बाद हम नेपाल की सरहद के करीब बड़े मियाँ के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए थे। वो साहब मिले तो यूं मालूम होता था जैसे वो हमसे बिछड़ गए हों। वो और वहाँ के और मुसलमान भी पाकिस्तान के नाम पर फिदा हो जाते। पाकिस्तान से ऐसी अकीदत शायद पाकिस्तानियों को भी ना हो। दोपहर का खाना उसी गांव में खाया और खाने के बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ यूं कि खाने के बाद तश्तरी में पान पेश किए गए। मेजर नादिर और मेजर तारिक पान पसंद नहीं करते थे, लिहाजा उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैंने पान मुंह में डाल लिया और साथ ही तंबाकू को खुशबू समझकर मुंह में डाल लिया। चबाया तो हल्क में खिंचाव सा महसूस हुआ। मैं समझा कत्था या चूना ठीक नहीं है, इसलिए बर्दाश्त किया, मगर तंबाकू हल्क से नीचे उतर गया तो पेट में आग सी लगने लगी। मैंने बाहर जाकर पान मुंह से उगल दिया, मगर तकलीफ कम न हुई। मेरे चेहरे के तासुरात और बेचैनी से हमारे मेजबान भांप गए। उन्होंने फौरन मीठा दही मंगवाया जो मुझे दिया गया। ये पेट में गया तो कुछ चैन आया। मुझे और दही दिया गया, उससे तबीयत बहाल हो गई। मेजबान जान गए थे कि मैं गलती से तंबाकू खा गया हूँ। उसके बाद हम सो गए और सारी दोपहर गहरी नींद सोए रहे। मेजबान ने हमें जगाया तो सूरज गुरूब होने वाला था। हम जल्दी से उठे और फरार के आखिरी मरहले के लिए तैयार हो गए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान और नेपाल की सरहद आजाद है। इधर उधर आने जाने के लिए पासपोर्ट और वीजे की जरूरत नहीं। कस्टम चौकी मौजूद है जहाँ स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सामान की चेकिंग होती है। इस चौकी पर किसी भी आदमी को रोका जा सकता है। यही एक खतरा था कि हम चौकी के सामने से नहीं गुजरना चाहते थे। हो सकता था कि हमारी तस्वीरें वहां पहुंच चुकी हों या हमें रोकने के लिए वहां कोई बैठा हो। इस खतरे से बचने के लिए हमारे मेजबान ने किसी और जगह से हमें सरहद पार करवाने का इंतजाम कर दिया। उन्होंने हमें एक गाइड दे दिया जो इस काम का माहिर था। वो हमें चौकी से कुछ दूर ले गया और सरहद पार करवा दी। अब हम हिंदुस्तान से आजाद थे। आप हमारी मुसर्रत का अंदाजा नहीं कर सकते और आप हमारे इन जज्बात का भी अंदाजा नहीं कर सकते जो उन मुसलमान मोहसिनों को याद करके उमड़ आए जिन्होंने हमें इस जहन्नम से निकलने में मदद दी। ये जज्बात आंसू बनकर आंखों में आ गए। हमने दिल ही दिल में उनका भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमदर्दी का इजहार किया था। वो मजबूर थे, हमारी माली मावनत करने के काबिल नहीं थे, लेकिन उनकी हमदर्दियों ने हमें जो रूहानी सहारा दिया वो बहुत कीमती था। रिहाई की मुसर्रत ने हमें पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था। आप भी हमें पागल कहेंगे या हमारी वो हरकतें कम से कम नापसंद जरूर करेंगे जो हमने नेपाल में दाखिल होकर की। हमने हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके थूका और कुछ और बेहुदा हरकतें की। हमें अपने ऊपर काबू न रहा। ये नफरत की इंतहा और खुशी के जज्बात की शिद्दत थी। मैं आज अपनी इन हरकतों को याद करता हूँ तो शर्मसार होता हूँ। हमारे पास लखनऊ वाले बुजुर्ग मोहसिन का दिया हुआ एक खत था जो उस कस्बे में एक साहब को देना था। हम दिए हुए एड्रेस के मुताबिक उन तक पहुंच गए। वो नेपाल के मुतमव्वल मुसलमानों में से थे। हमने उन्हें खत दिया तो पढ़कर वो बहुत ही खुश हुए। वो तो पाकिस्तान के आशिक थे, जहाँ तक कि हिंदुस्तान में उनका दाखिला ममनू था क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का एजेंट समझा जाता था। हमें मालूम नहीं कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं या नहीं, अलबत्ता पाकिस्तान के ऐसे शैदाई हैं कि उन पर पाकिस्तान के एजेंट होने का शक किया जा सकता है। खाने के बाद मेरा जिस्म अकड़ने लगा और जिस्म के अंदर चूंटियां रेंगती महसूस होने लगी। थोड़ी देर बाद हल्का हल्का बुखार हो गया। हमारे मेजबान को पता चला तो उसने अपने नौकर को भेजकर दवाई मंगवा ली। ये इलाका पसमानदा है। वहाँ से खटमंडू तक कोई सवारी नहीं मिलती और कोई बाकायदा सड़क भी नहीं। हमें खटमंडू पहुँचना था क्योंकि नेपाल का दारुल हुकूमत यही है और पाकिस्तानी सिफारत खाना भी वही है, मगर वहाँ तक पहुँचना बड़ा ही टेढ़ा मसला था। हमें पहले भेरवा जाना था, वहाँ से खटमंडू तक छोटे तैयारे से जाना था। हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ से भेरवा 70 मील दूर है और सवारी नापैद। हमारे मेजबान ने पेशकश की कि हम 3-4 रोज इंतजार करें तो वो हाथी का इंतजाम कर देंगे, लेकिन हम उनके लिए जहमत का बायस नहीं बनना चाहते थे। हमने भेरवा तक का सफर 70 मील पैदल तय करने का फैसला कर लिया। हमारे पास जो हिंदुस्तानी रुपए बच गए थे वो नेपाली करेंसी से तब्दील करवाए। इस तरह हमारे पास 76 नेपाली रुपए थे। 1 अक्टूबर 1972 की सुबह रात के पुरसुकून नींद के बाद आंख खुली तो धूप चमक रही थी। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर हम सफर के लिए तैयार हो गए। हमारे मेजबान ने हमें रास्ते के लिए चंद एक चीजें दे दी और हम जज्बात के गलबे में जुदा हुए। वहाँ कोई सड़क या रास्ता नहीं था। हम धान के खेतों की पगडंडियों पर चले जा रहे थे। कुछ दूर गए तो एक नेपाली नौजवान हमसे आ मिला। तारुफ हुआ तो हमने उसे बताया कि हम सयाह हैं और नेपाल की देहाती इलाके देखते फिर रहे हैं। वो हम में घुल मिल गया और कुछ दूर तक हमारे साथ आ गया। उसका गांव आया तो उसने अपने गांव चलने की दावत दी, लेकिन हम रुकना नहीं चाहते थे। उसका शुक्रिया अदा करके चले गए क्योंकि हमारे सामने बड़ी लंबी मुसाफत थी। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। कोई और गांव नजर न आया। प्यास से हल्क में कांटे चुभने लगे। पानी का नामो निशान न था, न कोई गांव नजर आता था। आखिर एक गांव दिखाई दिया। वहां गए तो कोई इंसान नजर न आया।
میں نے ایک झोंपड़े के अंदर झांका तो अंदर से एक नौजवान लड़की निकली और भाग गई। वो हमसे डर गई थी। मान बाद एक उधेड़ उम्र औरत आ गई। मैंने उसे इशारे से बताया कि पानी पिएंगे। उसने पानी पिला दिया। लड़की वापस आई और हमारे पास खड़ी हो गई और हम फिर चल पड़े। दिन भर की पापयादा मुसाफत हमें एक कस्बे में ले गई जो तहसील हेडक्वार्टर भी है। सूरज गुरूब हो रहा था। हमने एक होटल से दूध और जलेबियां खाईं। रात गुजारने का मसला इस तरह हल किया कि छोटी सी एक मस्जिद में चले गए और पेश इमाम को बताया कि हम पाकिस्तान के मुसाफिर हैं और रात मस्जिद में गुजारना चाहते हैं। उन्होंने खंदा पेशानी से इजाजत दे दी। हमने गुस्ल किया, इशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद खाना जो आना शुरू हुआ तो खत्म होने में नहीं आता था। न जाने कितने मुसलमान भाई घरों से खाना ले आए थे, उसमें से हम एक चौथाई भी न खा सके। लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए और पाकिस्तान की बातें पूछने लगे। वो हमारी सुनते रहे और अपनी सुनाते रहे। मस्जिद से मुल्हिक मदरसा था। उसके बरामदे में हमारे लिए एक बड़े तख्त पर गद्दे बिछा दिए गए और जब हमारे तमाम मेजबान रुखसत हो गए तो हम सो गए। इस पुरस्कार और सब्र आजमा सफर के दौरान जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो इस्लाम का जज्बा उखुवत था। लखनऊ का कोई मुतमव्वल और तहजीब याफ्ता मिला या नेपाल के पसमानदा इलाके का नादिर मुसलमान, मस्जिद का पेश इमाम मिला या साइकिल रिक्शा चलाने वाला नौजवान, हमने सब में एक ही जज्बा देखा। अखुव्वत और इसार में सब एक जैसे थे। सब इस्लाम की अजमत है। फजर की नमाज के बाद हम अपने उन मोहसिनों और मेजबानों से रुखसत हुए और सफर के अगले मरहले में दाखिल हुए। सारा दिन चलते रहे। थकन ने तोड़ दिया। शाम होने को थी जब हमें एक गांव की मस्जिद नजर आई। हम सीधे मस्जिद में गए। वहाँ एक आदमी से मुलाकात हुई। उसे बताया कि हम रात मस्जिद में गुजारना चाहते हैं तो वो पेश इमाम को बुला लाया। उनके साथ गांव के बड़े जमींदार की ये इतला भी आ गई कि हम रात का खाना उसके घर खाएं। ये रात भी निहायत अच्छी गुजर गई। 3 अक्टूबर 1972 की सुबह हम भेरवा की जानिब रवाना हुए। रास्ते में महात्मा बुद्ध के दौर के मंदिर आए। अंदर जाकर पुरानी तहरीरें और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां देखी और आगे चले। वहां पता चला कि भेरवा सिर्फ 10-12 मील दूर रह गया है। इस खबर ने सारी थकन दूर कर दी। 10-12 मील कोई फासला ही नहीं था। चाय की छोटी सी एक दुकान नजर आई जिसकी मालिका एक औरत थी। उससे चाय लेकर पी। देखा कि वहाँ हलवा पड़ा हुआ था, वो भी लेकर खाया। इस दौरान एक नौजवान मिला। उसे भी हमने बताया कि हम सयाह हैं और भेरवा जा रहे हैं, वहाँ से खटमंडू जाएंगे। उसने बताया कि रास्ते में आखिरी दरिया रह गया है। ये दरअसल दरिया नहीं बल्कि वसी नाला है। इससे पहले भी हमने चंद एक नदी नाले उबूर किए थे। उस दरिया पर पहुंचे तो वहाँ बहुत रौनक देखी। उसके एक किनारे पर गांव था। वहाँ के बच्चे, जवान, मर्द और औरतें दरिया में नहा रही थी। कुछ औरतें कपड़े धो रही थी। हमने जरा परे जाकर कपड़े उतारे और उन्हें धोकर सूखने के लिए डाल दिया। शेव की और दरिया में नहाए। हमने पाजामे हैंड बैग में रख लिए और कॉटन की वो पतलूनें पहन ली जो दिल्ली में खरीदी थी। तकरीबन 2 बजे दरिया पार करके भेरवा को रवाना हुए। शाम से बहुत पहले हमें भेरवा की इमारतें नजर आने लगी। सबसे पहले जो इमारत नजर आई वो हवाई अड्डे की थी। फैक्ट्रियों की चिमनियां भी नजर आईं। हम चलते गए और शहर में दाखिल हुए। जब सूरज गुरूब हो रहा था, हम एक मस्जिद में चले गए और पेश इमाम से अपना तारुफ करवा कर रात मस्जिद में रहने की इजाजत मांगी। उन्होंने खुलूस और मुसर्रत से इजाजत दे दी। मस्जिद में कई नमाजी आ चुके थे। नमाज से फारिग हुए तो उनमें से हर एक हमें खाने के लिए अपने घर ले जाने की कोशिश करने लगा। आखिर उन्होंने हमें तकसीम कर लिया। 3 आदमी हम तीनों को अलग अलग करके अपने अपने घरों को ले गए। हमें यूं तकसीम करने की एक वजह ये भी थी कि वो लोग बहुत गरीब थे। उनमें से कोई भी 3 मेहमानों को खाना खिलाने के काबिल नहीं था। वो रोटी कपड़े के लिहाज से तो गरीब थे, लेकिन ईसार, अखुव्वत और मेजबानी के जज्बे से मालामाल थे। हमारे लिए ये अहम नहीं था कि उन्होंने हमें क्या खिलाया, बल्कि ये कि किस तरह खिलाया। ये उनकी अजमत थी। हिंदुस्तान के आखिरी कस्बे में हमें मुरगन खाने खिलाए गए थे, मगर जो लुत्फ भेरवा के मुसलमानों के निहायत सादा खाने में मिला वो रूह में उतर गया। इशा की नमाज के बाद हम मस्जिद में ही सोए, मगर मच्छरों ने ऐसी यलगार की कि सोना हराम हो गया। चादरें ओढ़ने के बावजूद मच्छरों ने पीछा न छोड़ा। हम बाहर जाकर लेटे तो वहाँ भी मच्छर आ गए। बाकी रात मच्छरों से लड़ते झगड़ते गुजर गई। सुबह भेरवा के हवाई अड्डे पर पहुंच गए। खटमंडू तक हवाई जहाज का किराया मालूम किया तो बताया गया कि 117 रुपए फीकस। हमारे पास कुल 62 रुपए थे। हमने फैसला किया कि हम में से एक आदमी खटमंडू जाए, पाकिस्तानी सिफारत खाने में जाकर बाकी 2 के लिए हवाई जहाज के टिकट भिजवाए। यही सूरत थी। बजरिया सड़क जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि बारिशों की वजह से रास्ते में 2-3 पुल टूट गए थे। हमने वहाँ के मुसलमानों से कुछ रकम लेकर उसे 62 रुपयों में जमा किया और मेजर नादिर परवेज के लिए अगले रोज की फ्लाइट में सीट बुक करवा ली। वो रात भर मस्जिद में गुजारी। सुबह एक बड़ा ही गरीब आदमी हम तीनों को अपने घर नाश्ते के लिए ले गया। उस नाश्ते में भी खुलूस की चाशनी और इस्लामी उखुव्वत की शीरीनी थी।
آج وہ میزبان یاد آتے ہیں تو جذبات رقت طاری کر دیتے ہیں۔ وہاں سے ہم ہوائی اڈے پر گئے۔ معلوم ہوا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ منسوخ ہو گئی ہے۔ موسم کوئی ایسا خراب تو نہیں تھا، لیکن بھیروا سے کھٹمنڈو تک چھوٹے ہوائی جہاز چلتے ہیں جن کے لیے موسم کی معمولی سی خرابی بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ انہیں بلند پہاڑوں کے درمیان پرواز کرنی پڑتی ہے۔ ہوائی اڈوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگلی پرواز کا کچھ پتہ نہیں کب جائے۔ ہم نے ٹکٹ واپس کر کے پیسے لے لیے۔ وہیں کسی نے بتایا کہ ایک موٹر گاڑی کھٹمنڈو جا رہی ہے۔ ہم دوڑے گئے۔ واقعی ایک گاڑی جا رہی تھی۔ ہم نے میجر نادر کو اس میں سوار کر کے رخصت کر دیا اور شہر جا کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ مغرب کی نماز سے ذرا پہلے میں اور طارق مسجد میں چلے گئے۔ رات وہیں گزارنی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک مسلمان کھانے کے لیے ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ واپس مسجد میں گئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو بتایا گیا کہ ہمارے لیے باہر ایک چارپائی بچھا دی گئی ہے۔ باہر جا کے دیکھا تو وہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ ہمارے میزبانوں نے شاید گزشتہ رات محسوس کر لیا تھا کہ مچھروں نے ہمیں رات بھر پریشان رکھا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی مچھردانی میں گھس گئے اور رات بڑے آرام سے گزری۔ صبح کسی نے بتایا کہ جس نے ہمیں مچھردانی دی تھی اس کے پاس یہی ایک مچھردانی تھی۔ ہم خوب اندازہ کر سکتے تھے کہ ہمارے آرام کی خاطر اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ اگلا سارا دن ہم نے مسجد میں گزارا۔ میلے کپڑے بھی دھوئے۔ اس سے اگلے روز ہم ہوائی اڈے پر یہ معلوم کرنے گئے کہ کھٹمنڈو سے ہمارے ٹکٹ آئے ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے تمام پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، لہٰذا ٹکٹوں کی امیدیں بھی ختم ہو گئیں۔ شام کو مسجد میں چلے گئے، رات وہیں گزاری اور اگلی صبح پھر ہوائی اڈے پر جا تھمکے۔ موسم پرواز کے قابل ہو گیا تھا۔ دونوں پروازیں آ چکی تھیں۔ ہم نے کاؤنٹر پر جا کر کلرک سے اپنی ٹکٹوں کے متعلق پوچھا۔ ٹکٹ نہیں آئے تھے۔ ہم نے کئی بار اس کلرک سے پوچھا اور ہر بار جواب نفی میں ملا۔ ہوائی اڈے پر سیاحوں کا ہجوم تھا۔ اعلان ہوا کہ کچھ دیر تک کھٹمنڈو سے ایک پرواز آ رہی ہے جو کسی اور شہر جائے گی اور وہاں سے پھر بھیروا آئے گی اور فوراً بعد کھٹمنڈو چلی جائے گی۔ اب ہماری امیدیں اس پرواز کے ساتھ وابستہ ہو گئیں۔ کچھ انتظار کے بعد ہوائی جہاز آ گیا۔ اس کے رکنے کی دیر تھی کہ میں اور طارق اس میں گھس گئے۔ پائلٹ اور ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ وہ ہمارے ٹکٹ لائے ہیں یا نہیں۔ دونوں نے نفی میں سر ہلا دیے۔ ہم پھر کاؤنٹر پر گئے، وہاں سے بھی ویسا ہی جواب ملا۔ ہم وہاں سے مایوس ہو کر واپس ہوئے ہی تھے کہ کلرک نے ہمیں آواز دی اور یہ مجدہ سنایا کہ ہمارے ٹکٹ آ گئے ہیں۔ میں نے میجر طارق سے کہا کہ وہ ٹکٹ لے لیں اور خود سامان لینے کے لیے ایک رکشہ لے کر مسجد میں چلا گیا۔ جلدی پیش امام کا شکریہ ادا کیا اور بھاگم بھاگ ہوائی اڈے پر پہنچا۔ ہمیں کھٹمنڈو جانے والا ہوائی جہاز کسی اور شہر چلا گیا تھا جہاں سے اسے بھیروا واپس آنا تھا۔ اسے واپس آتے زیادہ دیر نہ لگی۔ خدائے ذوالجلال نے ہمیں وہ وقت دکھایا کہ ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے۔ ہوائی جہاز اڑا اور کھٹمنڈو جا کر اترا۔ ہم نے ٹیکسی لی اور پاکستانی سفارت خانے میں گئے۔ وہاں ہمارا پرجوش استقبال کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ میجر نادر کو بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ ہمارا فوری طور پر جانا ممکن نہ تھا۔ سفارت خانے نے ہمیں خاصی رقم دے دی۔ ہم نے ایک بڑے اچھے ہوٹل میں کمرہ لے لیا، بازار سے اچھے کپڑے بھی خریدے اور رات کو بہت ہی گہری نیند سوئے۔ اب ہم 2 فٹ چوڑی سرنگ میں رینگنے اور ہندوستانیوں سے بچتے رہنے کی کوشش کرنے والے کیڑے مکوڑے نہیں تھے۔ ہم ہندوستان میں مجرموں کی طرح چھپ چھپ کر چلنے والے مشتبہ انسان بھی نہیں تھے۔ اعصاب سے تمام ناگوار بوجھ اتر گیا تھا۔ ان دوستوں کی یاد تلخی پیدا کرتی تھی جو کیمپ میں رہ گئے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ سرنگ سے ہمارے کسی اور دوست نے فائدہ اٹھایا تھا یا نہیں۔ اگلے روز ہم سفارت خانے میں گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں چند دن وہیں رکنا پڑے گا کیونکہ تمام فضائی کمپنیوں کے ہوائی جہاز بینکاک اور کلکتہ سے ہو کر جا رہے تھے۔ سفارت خانہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہمارے ہوائی جہاز کا کلکتہ میں اترنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، چنانچہ ہم کھٹمنڈو میں ہی رکے رہے۔ وہاں ہم نے مشرقی پاکستان سے آنے والے پاکستانیوں کو بہت بری حالت میں دیکھا۔ یہ بدنصیب کسی نہ کسی طور مشرقی پاکستان کے محشر سے نکل آئے تھے اور نیپال جا پہنچے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے پاکستانی ہونا ایک عذاب ہے۔ مشرقی پاکستان میں باعزت زندگی گزارنے والے، کوٹھیوں میں رہنے والے اونچی حیثیت کے لوگ کھٹمنڈو میں فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ 10 اکتوبر 1972 کی مبارک صبح طلوع ہوئی۔ پاکستان جانے کے لیے رائل نیپال ایئر لائنز کے ہوائی جہاز میں ہماری سیٹیں بک کروا دی گئی تھی۔ یہ واحد فضائی کمپنی تھی جس کے ہوائی جہاز کلکتہ نہیں اترتے تھے۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے، ہوائی جہاز میں بیٹھے اور ذرا دیر بعد ہم فضا میں تھے، لیکن ذہنی طور پر ہماری بلندی ہوائی جہاز سے بہت زیادہ تھی۔ ہم کہکشاؤں میں جا پہنچے تھے۔ ہوائی جہاز بینکاک ایئرپورٹ پر اترا۔ ہماری چیکنگ کے بعد ہمیں ایک ہوٹل میں پہنچا دیا گیا جس کا انتظام PIA نے کیا تھا۔ یہاں سے کراچی تک ہمیں اپنی فضائی سروس PIA کے ہوائی جہاز میں سفر کرنا تھا۔ ہم نے ہوٹل میں کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلی صبح پاک فوج کے بریگیڈیئر مجیب، جو سیٹوں میں پاکستان کے فوجی مشیر تھے، ہمیں لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے اپنی کار میں ہمیں بینکاک کی سیر کروائی۔ ہمیں کچھ پیسے بھی دیے جن سے ہم نے اپنے لیے چند ایک چیزیں خریدی۔ وہ ہمیں بینکاک میں پاکستانی سفارت خانے میں بھی لے گئے اور پاکستانی سفیر سے ملاقات کروائی۔
اب ہم جہاں جاتے وہاں بڑے ہی فخر سے بتاتے تھے کہ ہم اتنی لمبی سرنگ کھود کر جنگی قیدی کیمپ سے فرار ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر جگہ ہیرو ویلکم دیا گیا۔ ہمیں 6 بجے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ شام کو ایئرپورٹ پہنچے۔ PIA کا ہوائی جہاز تیار تھا۔ ہم سوار ہوئے اور ایک بار پھر فضا میں پہنچے۔ ہوائی جہاز کا رخ کراچی کی طرف ہوا اور وہ مطلوبہ بلندی پر چلا گیا تو ایئر ہوسٹسز نے ہمیں بتایا کہ ہم دونوں کو ہوائی جہاز کا کیپٹن بلا رہا ہے۔ ہم وجہ معلوم نہ کر سکے۔ ہم گئے تو معلوم ہوا کہ کیپٹن کو ہمارے متعلق معلوم ہوا تھا کہ ہم فرار ہو کر آئے ہیں۔ وہ ہم سے فرار کی رویداد سننا چاہتا تھا۔ ہم سنانے لگے تو 3 گھنٹے یعنی پرواز کا آدھا وقت پائلٹ کے پاس ہی گزر گیا۔ ہم کراچی ایئرپورٹ پر اترے۔ پاک فوج کا ایک کیپٹن ہمارے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ وہ آرام کے لیے ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ صبح 12 اکتوبر 1972 پھر ایئرپورٹ گئے۔ اب ہماری منزل اسلام آباد تھی۔ PIA کے ایک ہوائی جہاز نے 10 بجے اسلام آباد پہنچا دیا، جہاں ہمارے استقبال کے لیے اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ اپنی انٹیلیجنس کے افسر بھی تھے۔ وہ اپنا فرض نبھانے کے لیے ہمیں GHQ لے گئے۔ کچھ سرکاری مراحل طے کرنے میں چند دن وہیں گزرے اور ہمیں 2 ماہ کی رخصت دے کر گھروں کو بھیج دیا گیا۔ رخصت پر جانے سے پہلے راولپنڈی ٹیلی ویژن سے ہمارا انٹرویو نشر کیا گیا جو 1.5 گھنٹے کا تھا۔ آج میں اپنی فوج میں ہوں، اپنے پیارے پاکستان میں ہوں، اپنے عزیزوں میں ہوں، مگر میں ان مسلمانوں کو نہیں بھول سکتا جنہوں نے ہمیں ہندوستان سے نکلنے میں مدد دی اور تمام راستہ اور نیپال میں ہماری مدد کی۔ میں قیدی کیمپ کو بھول جاؤں گا، سرنگ کو میں شاید بھول جاؤں گا، مگر ہندوستان اور نیپال کے ان مسلمانوں کو کسی لمحہ نہیں بھول سکتا جو ایسے کٹھن سفر میں خضر راہ اور مددگار بنے۔ اللہ انہیں جزا دے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔